बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहली जो खबर मैं आपको देने वाला हूँ, एक तो मैं आपको एक पुराना क्लिप भी सुनाऊंगा जो इमरान खान साहब ने जब आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने तो उस वक्त क्या पैगाम जारी किया था 30 नवंबर 2022 को, वो इस वीलॉग में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस वक्त क्योंकि जो लेटेस्ट चीज़ें चल रही हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रही हैं, जंगबंदी हो चुकी है और ये जंगबंदी किसी और ने नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई है। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत कुछ दफाई मुआहदे करना चाहता है ताकि मुस्तकबिल में भारत को इसका फ़ायदा पहुंचे, और वो ये चाहता है कि अमेरिका पूरी ताकत से भारत के साथ खड़ा हो जाए। फ़िलहाल तो कोई जंग का खतरा नहीं है, लेकिन मोदी के पागलपन का पता भी कोई नहीं है। मोदी किसी भी लेवल तक जा सकता है जो उसकी बुरी हालत है, और इमरान खान साहब ने भी इस खदशे का इजहार किया था। शहजाद अकबर साहब ने कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर की हैं, और देखें ये कॉमन सेंस की बात है। एक उन्होंने ये कहा कि अगर तो इमरान खान साहब से कोई दरख्वास्त की गई थी कि आप हमें सपोर्ट करें जेल में जाकर, और लोगों ने मुलाकात की और दरख्वास्त की, तो इमरान खान साहब ने तो ऐसी कोई बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कही नहीं। तो फिर वो जो सपोर्ट मांगी थी वो लोगों ने कैसे दी? देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है कि जब भी मुल्क की बात आएगी तो वो मुल्क के साथ खड़े होंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी में ये है, आप मुल्क के खिलाफ नहीं जा सकते। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी मुल्क के खिलाफ जाएगी तो कोई भी सियासी जमात मुल्क से बड़ी नहीं हो सकती। लिहाजा जब इंडिया के साथ लड़ाई है तो सबको यही करना था। तो ये एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है जो उन्होंने की है। लेकिन जो खबर देने वाले हैं वो डटे हुए हैं कि मुलाकात हुई है। एक और पॉसिबिलिटी जिसको आजकल मार्केट में फ्लोट किया गया है, कुछ जगहों से खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब को कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए गालिबन ये दावा किया जा रहा है कि उन्हें जेल से मुंतकिल किया गया था कहीं और, ताकि वो महफूज रह सके, और वहां कोई लोगों ने मुलाकातें वगैरह की हैं। देखिए, इमरान खान साहब से मुलाकातें ये पहली दफ़ा नहीं हो रही। मैं माजी में आपको बाकायदा जब मेरे पास इंफॉर्मेशन थी तो बता चुका हूं कि 2 काले रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ियां वो जेल के अंदर एतवार वाले दिन दाखिल हुई, और 2 मुलाकातों के बारे में मेरे पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये लोग कौन थे जो इमरान खान साहब से मिले थे। लेकिन ये जरूर जानता हूं कि ये इतने आम लोग थे कि इनके आने से पहले जेल के दरवाजे पहले ही खुल जाते हैं, फिर इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती है, सीधा जाते हैं, और उसके बाद इनके पास फाइलें भी होती हैं। और जब ये बाहर निकलने लगते हैं तो इनकी गाड़ियां स्टार्ट होने से पहले जेल के दरवाजे खुल जाते हैं ताकि इनके ऊपर किसी की नजर ना पड़े। ये आते हैं और आनन फानन चले जाते हैं और अंदर चंद घंटे गुजारते हैं। अब अंदर क्या करते हैं वो चीजें जो है अब किसी को नहीं पता। या तो इमरान खान जानते हैं, या वो लोग जानते हैं जिनको ये मिलते हैं, या वो लोग जानते हैं जो मिलते हैं। बहरहाल ये खबरें पुरानी हैं और ये मुलाकातें चलती रहती हैं, तो इसके ऊपर डिफरेंट किस्म की चीजें आती रहेंगी, हम आपके साथ शेयर कर देंगे कोई भी सॉलिड इंफॉर्मेशन होगी तो। लेकिन अभी जिनके पास इंफॉर्मेशन है वो कह रहे हैं जी इमरान खान साहब से मुलाकात जरूर हुई है। अब आप आ जाए इस बात पे कि DGISPR ने भारत के जो अज़ाइम है पाकिस्तान का पानी रोकने का, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है। लेकिन हकायक क्या है? DGISPR कहते हैं कि भारत पानी रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो दहाइयों तक उन्हें नतायज जो है वो महसूस होंगे। यानी भारत अगर पानी रोकेगा तो उसके नतायज जो हैं वो भारत को कई दहाइयों तक महसूस होंगे। अगर दरियाए सिंध का पानी रोका गया तो दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे, ये खबरदार कर दिया लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने। लेकिन एक सवाल और पैदा होता है कि दरियाए चनाब और दरियाए झेलम का पानी तो भारत रोक रहा है, पहले ही उनके ऊपर स्ट्रक्चर्स बना रहा है। अब दरियाए सिंध रह गया, तो हमारे तो 3 दरिया हैं, हमारा एक दरियाए सिंध तो नहीं है। तो स्पेसिफिकली खबर के अंदर दरियाए सिंध का तस्करा है, दरियाए झेलम और दरियाए चनाब का तस्करा नहीं है, जिनके ऊपर डिफरेंट रिपोर्टों के मुताबिक भारत पहले से ही स्ट्रक्चर्स बना रहा है। वैसे पाकिस्तान का जो ज्यादातर इन्हिसार है वो दरियाए सिंध पे ही है, और झेलम और चनाब का पानी भी दरियाए सिंध में ही जाता है। तो हो सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि दरियाए सिंध को कम करने की कोशिश अगर की गई तो वो झेलम और चनाब का पानी हो गया, या ऊपर से आपका जो दरियाए काबुल का पानी हो गया, दरियाए कुनहार का पानी हो गया, या आपका दरियाए सवात का पानी हो गया, ये सारे के सारे दरियाए सिंध में ही जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा दरिया नीचे फिर सिंध की जानिब रवाना होता है और समुद्र तक पहुंचता है और पूरे पाकिस्तान की सरजमीन को ये सैराब करता है। पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई डैम्स बनाने थे, कोई काम करने थे, पाकिस्तान कर नहीं पाया। भारत इस पानी को मोड़ने की जो है वो कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तान की जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बाकायदा एक डाटा भी जारी किया कि भारत फलां चीज़ें कर रहा है। शुमाली जो उनके इलाके हैं वहाँ पे पानी लेकर जाना चाहता है, उन दरियाओं का जो दरिया पाकिस्तान के हिस्से के हैं, या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक या सिंध तास के मुआहदे के मुताबिक
जो पाकिस्तान के दरिया है, उनके जो पानी है, उनके ऊपर पाकिस्तान का हक है, वो भारत मोड़ के शुमाल की तरफ लेकर जाना चाहता है। रॉयटर्स ने भी इसके ऊपर तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है और रॉयटर्स की जो रिपोर्ट है वो बाकायदा पाकिस्तान में और दुनिया भर में छप चुकी है। तो आलमी इदारे भी बता रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं वो भी बता रहे हैं, लेकिन DGISPR ने कहा पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है। देखिए, नंबर एक तो यह है कि भारत ने पहले भी पाकिस्तान का पानी रोका है और अभी तक हमने कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया कि वो पानी हम खुलवा पाए। एक हम ये कर पाएंगे कि आलमी दबाव बढ़ाने की कोशिश करें, दुनिया को जंग का खौफ दिलाएंगे, भारत की और पाकिस्तान की बड़ी खौफनाक जंग हो जाएगी, आप लोग बिला वजह मर जाएंगे, ये एटमी जंग हो सकती है, लिहाजा भारत को मजबूर करेंगे वो पाकिस्तान का पानी छोड़ दे। क्या ये फॉर्मूला काम करेगा? तो मुझे नहीं लगता कि ये फॉर्मूला काम करेगा, क्योंकि पानी के ऊपर लड़ाई तो हो सकती है, लेकिन आलमी दबाव भारत बर्दाश्त करेगा या आलमी दबाव भारत जो है उसे कबूल करेगा और कबूल करके वो पाकिस्तान का पानी छोड़ देगा और मुकम्मल तौर पे छोड़ देगा। जो भारत की डिटाई है उससे अंदाजा होता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। तो फिर दूसरा रास्ता क्या है कि आपको वो स्ट्रक्चर्स रास्ते से हटाने पड़ेंगे या वो मंसूबे हटाने पड़ेंगे जो पाकिस्तान के पानियों के ऊपर भारत कब्जा करने के लिए बनाएगा। उसका जवाब आपके पास है, क्योंकि DGISPR ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो डैम्स हैं या जो पावर प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर भारत ने बाकायदा अपने मिसाइल दागे थे, उनके ऊपर भारत ने हमला किया था, जुज़वी तौर पे उनको थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तानियों की तरफ से बहुत ज्यादा यह मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान भी उन वाटर स्ट्रक्चर्स को तबाह करे जो भारत ने पाकिस्तान के पानियों के ऊपर बनाए हैं और बिला जवाब बनाए हैं। तो पाकिस्तान ने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान ये समझता है कि पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और कोई एनर्जी के जो मंसूबे लगे हुए हैं उनको तबाह नहीं किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के पास जो दूसरा रास्ता है फिर वो यही बच जाएगा कि इन पानियों के ऊपर से अपने जो स्ट्रक्चर्स भारत ने बना दिए हैं इल्लीगल, उनको हटा दे और पानी जो है वो पाकिस्तान में फ्लो करके आ जाए। अब ये क्या पाकिस्तान करेगा? यही वो चीज है जिसके असरात कई दहाइयों तक महसूस किए जा सकते हैं। यानी इंटरनेशनल प्रेशर के असरात तो नहीं होंगे ना, वो तो होंगे 1 दिन 2 दिन 10 दिन, कई दहाइयों तक जिन चीजों के असरात जा सकते हैं वो फिर DGISPR का जो नुक्ता नजर है या उनका इशारा है वो उन स्ट्रक्चर्स की तरफ से है जो भारत हमारे पानियों के ऊपर बना रहा है। तो ये एक अग्रेसिव स्टेटमेंट है अगर इसको ऐसे करके आप देखें तो। क्या फौरी तौर पे कोई जंग हो सकती है? तो इस वक्त मेरे ख्याल में भारत को ये सूट नहीं करता। भारत हो सकता है कि अगले कई महीनों तक अपने ये वाले जख्म चाटता रहे। देखिए, लड़ाई के अंदर कुछ सीखने के लिए चीजें पाकिस्तान के लिए भी है, कुछ भारत के लिए भी है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरह हमारी एयरफोर्स ने कमाल करके दिखाया। कुछ जगहों पे हमें सीखना पड़ेगा कि 24 मिसाइल भारत ने दागे, वो 24 के 24 आकर अपने टारगेट पे लगे, हम उनमें से रोक नहीं पाए। हमें भी रोकना चाहिए था। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को इतना तगड़ा होना चाहिए था कि हम उन मिसाइलों को रास्ते में रोक लेते। तो एक तो हमारे सीखने के लिए ये है, लेकिन भारत की एयरफोर्स के लिए तो सीखने के लिए अलिफ बे पे से काम शुरू हो गया। उनका तो बेड़ा ही गर्क कर दिया ना, उनके तो तबाही फेर दी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने। ऐसे लग रहा था खुश्क पत्तों की तरह उनके जहाज गिर रहे हैं। और ये पाकिस्तान के वजीर खारजा ने कहा कि हम ज्यादा भी गिरा सकते थे, लेकिन हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया जिसकी जरूरत कोई नहीं थी। जब कोई दुश्मन चढ़ ही गया आपके ऊपर आके, उन्होंने मिसाइल ही मार दिए, तो फिर तहम्मुल की क्या जरूरत थी? जहां 5-6 गिराए वहां पे 15 गिरा देते। जरा भारत को भी पता चलता, पूरी दुनिया में आवाज जाती कि जनाब पंगा लेने का नुकसान क्या होता है। पाकिस्तान ने एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से आई है और ये भारत का जो एक दावा था उसका जवाब आया है। इसहाक डार साहब ने यह जवाब दिया है। भारत ने यह दावा किया था, खासतौर पे भारत के जो वजीर खारजा हैं जयशंकर, उन्होंने यह दावा किया था कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से पहले पेशगी पाकिस्तान को मुत्तला किया था। पाकिस्तान को पहले से बता दिया था कि जनाब आपकी फला फला जगहों पे हम अटैक करने जा रहे हैं, हम किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना नहीं बनाएंगे, हम किसी सिविलियन जगह पे नहीं मारेंगे, हमारी नुक्ता नजर में ये लोग दहशतगर्द हैं, इनके ऊपर हम अटैक करने आ रहे हैं, तो आप रास्ते में ना आए। तो भारत ने यह दावा किया, जनाब हमने तो ये कहा था पाकिस्तान को, हमने पहले से बताया था, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमारे जहाजों को निशाना बना दिया उसके बाद, जब हमने अपने टारगेट हिट कर लिए तो, और उसके बाद लड़ाई बढ़ गई। अब इसको मुस्तरद कर दिया इसहाक डार साहब ने। पाकिस्तान के जो वजीर खारजा और नायब वजीर आज़म इसहाक डार साहब हैं, उन्होंने जियो के प्रोग्राम में ये बात की है। शहजाद इकबाल साहब से वो बात करते, उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा जनाब ये
हमने तो एक्चुअली अटैक तब किया जब नूर खान एयरबेस के ऊपर भारत ने अटैक किया। देखिए ना, नूर खान एयरबेस बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, वहां से आर्मी चीफ भी ट्रेवल करता है, वजीर आजम भी करता है, पाकिस्तान के जो अहम तरीन बाहर से लोग आते हैं वो भी वहां पे ट्रेवल करते हैं। तो नूर खान एयरबेस इंपॉर्टेंट जगह है पाकिस्तान के लिए। जब भारत ने वहां पे अटैक किया 9 मई की रात को, तो फिर 10 मई की सुबह पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया भारत के ऊपर। उससे पहले पाकिस्तान जवाब नहीं दे रहा था। आज ये बात इसहाक डार ने भी कंफर्म कर दी, थोड़े दिन पहले नजम सेठी ने कंफर्म की। जब हम ये बात कर रहे थे कि आप हमला क्यों नहीं कर रहे, जवाब क्यों नहीं दे रहे, जवाब देने से क्यों कतरा रहे हैं, तो उस वक्त कहा जा रहा था कि जी आप ऐसी बातें क्यों करते हैं या आप ये बात क्यों करते हैं। कई लोगों के ऊपर तो विचारों में पर्चे हो गए इस चक्कर में। लेकिन जो सही बात है वो यही है, आज सब तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान जवाब नहीं देना चाहता था, ना पाकिस्तान का कोई इरादा था। पाकिस्तान ने इंतजार किया जब भारत ने मिसाइल मारे नूर खान एयरबेस पे और एक बड़ा हमला किया जिसमें डिफरेंट एयरबेसेस को वो निशाना बना रहा था, तो तब पाकिस्तान ने फिर टकाकर जवाब दिया भारत को। और वो जो जवाब है वो ऐसा जवाब है जिसको भारत याद रखेगा। तो ये इसहाक डार साहब ने कह दिया इसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने कहा जी हमने पेशगी इतला दी थी। तो इसमें डार साहब ने बताया कि जनाब हमें किसी ने कोई पेशगी इतला नहीं दी थी, और सीज फायर के लिए पहला फोन 10 मई को अमरीकी वजीर खारजा का आया था, जिन्होंने बताया कि भारत सीज फायर पर तैयार है। अब अमरीकी वजीर खारजा ने, लाजमी बात है, वो रब्ता किया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब से तो नहीं किया होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से किया होता तो वो ये कहानी सुना चुके होते। उन्होंने तो बताया जी उनको सिर्फ आर्मी चीफ का फोन आता है रात को 2:30 बजे, फजर की नमाज के बाद वो स्विमिंग कर रहे होते हैं, तब उन्हें इतला मिलती है कि जनाब भारत ने कह दिया कि सीज फायर हो जाए। हालांकि अमेरिका को जो अप्रोच किया भारत ने, वो पाकिस्तान भारत के टाइम के मुताबिक सुबह को 9 बजे के करीब किया था। तो इनको सुबह नमाज के बाद कैसे ख्वाब आ गया, ये बड़ी अजीब कहानी है। मुल्कों के बीच में कुछ ऐसे राब्ते भी होते हैं जिनको कभी बताया नहीं जाता कि ये राब्ते चल रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया ये दावा भारतीय वजीर खारजा का कि पाकिस्तान को भारतीय वजीर खारजा ने कोई हमले की इतला पेशगी तौर पे दी थी कि इस तरह का हमला किया जाएगा, क्योंकि इससे तासुर जाता है जैसे कोई नूरा किश्ती चल रही थी, इससे तासुर जाता है जैसे कोई रल मिल के इन्होंने कोई गेम डाली है। तो पाकिस्तान ये तासुर अब नहीं देना चाहता, भारत शायद ये तासुर देना चाहता हो, क्योंकि भारत ने यहां पे अपने टारगेट अचीव किया और पाकिस्तान ने उनकी एयरफोर्स को धोखे रख दिया। तो दोनों ने अपना अपना पॉइंट स्कोर कर लिया। भारत ने पाकिस्तान का मीडिया अपने मुल्क में ब्लॉक कर दिया और वो वहां पे अपनी फतह के झंडे गाड़ रहे हैं बिला वजह। वहां वो छलांगे मार रहे हैं, जनाब हमने ये कामयाबी कर ली, हमने ये कामयाबी कर ली, हमने अपने टारगेट अचीव कर दिए, हमने हजारों बंदे मार दिए, इधर आके देखो कुछ भी नहीं हुआ। यहां पाकिस्तान के पास भी एक जबरदस्त पॉइंट है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारतीय एयरफोर्स को धूल चटा दी, यहां पे भी एक कामयाबी मिल गई। अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो बिल बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं। बिल बोर्ड्स वाली जो कंपनीज हैं उनके ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं लोग के जनाब तशहीर की जाए इस जंग के हवाले से। तो ठीक है, एक लड़ाई आपने जीती है, उसकी तशहीर होनी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती की तशवीर नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसको जो है वो पब्लिक के साथ सलूक ऐसा करें कि इन चीजों की जरूरत ना पड़े। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसकी सबसे अच्छी तशहीर वो हो जाएगी जब वो सियासत के अंदर से अपना रोल खत्म कर देंगे और जितने भी सियासी कैदी हैं उन सबको रिहा करवा दिया जाएगा, जब अदालतों के ऊपर से, पार्लियामान के ऊपर से दबाव खत्म कर दिया जाएगा, जब आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेना बंद कर देंगे और अपने टाइम पे रिटायर होना शुरू कर देंगे, जब सियासत में, अमली तौर पे मुल्क चलाने में या कारोबारों के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार खत्म करेगी, तो किसी तशहीर की जरूरत नहीं रहेगी। ये कौम खुद आपकी तशहीर करेगी, ये सच है। और ये इतना बड़ा सच है कि आपको ये जब मर्जी आप करके देख लें, आपको नजर आ जाएगा। नादरीन, यहां पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर अपना मौक़िफ़ लेकर जाना चाहता है और उसके लिए बिलावल जरदारी को उन्होंने टास्क दिया कि आप जूनियर आदमी है, उसका इतना तजुर्बा नहीं है। फिर जंग के दौरान बिलावल जो है वो कुछ और कह रहे थे, जंग के अंदर कुछ और हो रहा था। बिलावल एक जज्बाती नौजवान के तौर पे तो आप देख सकते हैं, जो अंग्रेजी थोड़ी अच्छी बोल लेता है उर्दू की निस्बत, बस इतना ही है, लेकिन तजुर्बा नहीं है। शाह मोहम्मद कुरैशी साहब इस वक्त, उन्हें जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया है और उनका बड़ा ठीक ठाक तजुर्बा है वज़ीर खारजा के तौर पे, जबरदस्त किस्म का, और बड़े जीरक इंसान है। उन्होंने जेल से जो एक लेटर लिखा है, पूरी हुकूमत की सारी कार्रवाइयों के ऊपर वो भारी था। शाह मोहम्मद कुरैशी साहब को फौरी तौर पे जमानत दी जानी चाहिए। एक तो झूठा केस है उनके ऊपर, अपनी बीवी के इलाज के लिए वो कराची में मौजूद थे, उनके ऊपर चढ़ गए सारे पर्चे उनके ऊपर कर दिया, लेकिन उनका लेना देना ही कोई नहीं। मामला सिर्फ इतना कि जी आपने इमरान खान का साथ क्यों नहीं छोड़ा जब हमने आपको कहा था।
तुम्हें नहीं छोड़ा साथ, अब सजा काट लिए 2 साल। शाह महमूद कुरैशी साहब को मुल्क की खातिर इस वक्त फौरी तौर पे बेल देनी चाहिए, या उनका केस जो है वो अदालत को कहना चाहिए कि खुल के फैसला कर दें, केस का फैसला उनको भेजें ये वफद देकर। फिर आप देखें शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान का मुकदमा कैसा लड़ते हैं आलमी सतह पे। ये सब जानते हैं कि उनकी काबिलियत क्या है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक डिटाई है, एक बेशर्मी है, और ये आपस में मिलकर खेल रहे हैं, लिहाजा बिलावल को आगे कर दिया। अपोजिशन भी खुद ही बने हुए हैं, हुकूमत भी खुद ही बने हुए हैं। अब इंडिया ने देखे ना अपनी अपोजिशन को आगे रखा, हुकूमत के बंदे कम डाले, अपोजिशन के बंदे ज्यादा डाले उन्होंने कि जाओ जाकर दुनिया में हमारा मुकदमा लड़ो। लेकिन पाकिस्तान ने ये काम भी अपनी हुकूमत को ही दे दिया है। मारंग बलोच ने नाजरीन एक तफसीली ट्वीट किया है, ये उनके अकाउंट से, वो एक्चुअली वो तो खुद अंदर है, और इसमें उन्होंने जो एमपीओ के ऑर्डर हैं जिनकी बुनियाद पे उन्हें कैद में रखा गया है उसको गैर कानूनी और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दिया है, गैर आईनी करार दिया है, और बड़ी तफसीलात से तमाम कानूनी नुक्ते पैराग्राफ वाइज बताए। ये अब मारंग बलोच ने तो बिल्कुल नहीं लिखा, मेरे ख्याल में उनकी हदायत पे ये हुआ होगा। ये कानूनी जबान है, और कोई कानून जानने वाला बड़ा जो है वो शातिर आदमी, तेज आदमी, जिसको समझ है सारी, उसने जो है वो ये लिखा है। और इसका मकसद जो मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि मारंग बलोच इंटरनेशनली अब एक रिकग्नाइज्ड शख्सियत हैं और उन्हें अमन के नोबेल प्राइज के लिए उनका नाम भी लिया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आलमी सतह पे इसका बड़ा इंपैक्ट होगा। अंग्रेजी के अंदर जो ट्वीट किया गया है मारंग बलोच के ट्विटर हैंडल से, वो सारी दुनिया को अब इसमें यह बता रहे हैं कि जनाब गैर कानूनी तौर पे एक खातून को एमपीओ के ऑर्डर के तहत अंदर रखा गया है, जबकि पाकिस्तान का कानून इस बात की इजाजत नहीं देता, उन्होंने कानून के हवाले दे देकर साबित किया है। तो मारंग बलोच साहबा को वैसे छोड़ देना चाहिए, इतना जुल्म और ज्यादती नहीं करनी चाहिए जिसको आप जस्टिफाई ना कर सकें। लगातार यही किया जा रहा है पाकिस्तान में खवातीन के साथ, और मारंग बलोच उसकी एक मिसाल है। वो क्या कहती है, वो जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ है, जुल्म और जबर के खिलाफ बोलती है, और कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक अपनी पुरानी वीडियो सुनाता हूं। ये वीडियो है 30 नवंबर 2022 की, जब हलफ उठाया था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने और साहिर शमशाद साहब ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ के हवाले से। तो इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया था। उस दिन इमरान खान साहब ने क्या कहा था, और कायदे आजम का एक जो कॉल है जो कायदे आजम ने कोयटा के स्टाफ कॉलेज के अंदर कहा था, जरा ये सुने। उस दिन मैंने आपको क्या बताया था, 1 मिनट में इमरान खान साहब ने क्या कहा था और कायदे आजम की कौन सी बात को उन्होंने बाकायदा अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया था। इमरान खान साहब ने कहा कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मनसब संभालने पर जनरल साहिल शमशाद मिर्जा और जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करता हूं। उम्मीद है कि नई अस्करी क़यादत मिल्लत और रियासत के माबैन गुज़िश्ता 8 माह में जन्म लेने वाले एतमाद के फुकतान के खात्मे की सबील करेगी, और कुव्वत रियासत अवाम ही से कशीद की जाती है, यानी अवाम से ही जो है वो ताकत होती है रियासत की। फिर इमरान खान साहब ने कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो अल्फाज ट्वीट किए अंग्रेजी में, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं उनका तर्जुमा। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि मत भूलें कि मुसल्लह अफवाज कौम की मुलाजिम हैं, आप कौम की पॉलिसी नहीं बनाते, पॉलिसियां बनाना सिविलियंस का काम है, और आप वही काम करें जो आपके सपुर्द किया गया हो। कायदे आज़म के अल्फाज हैं, जरा मैं ऊंची बोल रहा हूं ताकि अगर किसी के कान में मैल है तो वो जरा मैल निकाल के सुन ले अच्छी तरह। तो नाज़रीन, आपने सुना। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान उस तरह चल रहा है, तो जवाब यह है कि पाकिस्तान उस तरह नहीं चल रहा। पाकिस्तान के बारे में जितनी भी खबरें आती हैं उसमें यही पता चलता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चीजों को कंट्रोल कर रही है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस चीज से मना किया था, और उसके बाद से लेके आज तक जो भी शख्स इस चीज से मना करता है सिक्योरिटी फोर्सेस को, वो निशान इबरत पाकिस्तान में बना दिया जाता है। और आजकल इसका ताजा निशाना इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, या वो सारी इख्तलाफी आवाजें हैं जो ये वाली आवाज उठाती हैं। अब एक मुसीबत नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए खड़ी हो गई है सिंध में। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में आप यहां पे और भी कुछ चीजें होती हुई देखेंगे। सिंध में असल में जो सियासत की है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वो सारी की सारी की है भुट्टो के नाम के ऊपर। इन्होंने भुट्टो की लाशों के ऊपर सियासत की है, और इस वक्त जो सियासत कर रहे हैं वो सारे जरदारी हैं। चाहे वो बिलावल जरदारी है, चाहे वो आसिफ जरदारी है, चाहे वो आसिफा जरदारी है, चाहे वो आसिफ जरदारी की बहन है, चाहे बाकी लोग हैं। तो कंट्रोल जो है वो भुट्टो की लाश के ऊपर सियासत करते हुए जरदारियों ने भुट्टो की पार्टी को कब्जा कर लिया था। अब मीर मुर्तजा भुट्टो का बेटा और जुल्फिकार दी भुट्टो का पोता मीर जुल्फिकार भुट्टो जूनियर ये मैदान में आ गया। ये पहले बिल्कुल मैदान में नहीं आ रहा था, इनकी वालिदा इनको आने नहीं दे रही थी।
ये बिलावल से बेहतर उर्दू बोल लेता है, सिंधी भी बोल लेता है और ये पब्लिक के अंदर भी जाता है, डाउन टू अर्थ भी है। पहली मर्तबा इसको देखा गया था जब सैलाब आया। पहले तस्वीरें तो आती रहती थी, कंट्रोवर्सीज भी थी, लेकिन जब सैलाब आया तो पहली मर्तबा इसको आवाम के साथ देखा गया। उसके बाद इसने सिंध में बहुत ट्रैवल किया है, अंदर अंदर बेशुमार लोगों से इसने मुलाकात की है। और अब मैंने एक जलसा देखा जिसमें बहुत बड़ी तादाद में स्टेज पे ये बैठे हुए और सामने बहुत बड़ी तादाद में लोग सिंध के मौजूद हैं और नारे लग रहे हैं कि भाग जरदारी भुट्टो आया। तो ये पीपल्स पार्टी के लिए एक प्रॉब्लम है जो आने वाले दिनों में उन्हें फेस करनी पड़ेगी, अगर तो इसका भी कत्ल ना करवा दिया गया तो, क्योंकि इसके दादा को भी कत्ल किया गया, इसके बाप को भी कत्ल किया गया, इसकी जो चाची है उसको भी कत्ल किया गया और इसकी मां ने इसको सियासत में बड़े लंबे अरसे तक नहीं आने दिया क्योंकि वो ये सोच रही थी कि मेरे बेटे की जान खतरे में ना आ जाए। लेकिन अब वो बेटा जो है वो सियासत में उतरा है, इनके ब्लड के अंदर है सियासत करना और वो सिंधियों की हमायत हासिल करता चला जा रहा है। सिंध जो है पीपल्स पार्टी का एक मजबूत हब है, वहां पे अगर ये शख्स इसको सपोर्ट मिल जाए थोड़ी सी या प्रोटेक्शन मिल जाए कि इसको कत्ल ना किया जा सके, तो ये सिंध के अंदर अपनी पार्टी को इतना मजबूत कर सकता है कि पीपल्स पार्टी के लिए एक मुसीबत बन जाए और कल को दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर ये अपनी हुकूमत भी बना सकता है। नेहरू वाले मामले में भी ये बड़ा खुलकर सामने आया, सिंध की आवाम के साथ खड़ा हुआ और जो सिंध के ऊपर जरदारियों का एक कब्जा है, ये उस कब्जे के लिए एक डरावना ख्वाब बन सकता है आने वाले वक्त में। नाज़रीन, खबरें मेरे पास और भी है, लेकिन बाकी खबरें आपको मैं बाद में बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।